अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। ईद अपने इख्तिताम को पहुंच गई है, लेकिन ये ईद आम ईद नहीं थी, बल्कि ऐसी ईद थी कि हर घर में, हर गैदरिंग में एक ही बात हो रही थी, और वो थी मुल्क की सियासत के बारे में कि अमरीकी साजिश के ज़रिए इमरान खान को निकाल दिया गया, और एक मरतबा फिर से वही लोग दोबारा से आकर बैठ गए हैं जो कई सालों, कई दिहाइयों तक मुल्क पर हुकूमत करते रहे हैं, और उन्होंने ही इमरान खान को निकाला है। उन्होंने सहूलतकारी का किरदार अदा किया है। ये वो बातें हैं जो मैं नहीं कह रही, बल्कि घरों में हो रही हैं। आम आदमी या आप सड़क पर चलते हुए किसी भी शख्स से इस तरह की बात करेंगे तो उसका यही बयानिया है। यानी ये बयानिया जो है इमरान खान साहब का घर घर तक पहुँच चुका है, और घर में रहने वाली ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन तक ये बातें कर रही हैं कि ये इमरान खान के साथ ज़्यादती की गई। आज की ख़बरें और आज की डेवलपमेंट्स जो हैं उनके बारे में ज़रा बता देती हूँ। एक मरतबा फिर से वहीं से ये सिलसिला जुड़ा है जहाँ पर ईद से पहले था सियासी बयानिए की जंग हम कह सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं बड़ी धुआंधार। इस हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा उस आलमी साजिश या उस जाली मरासले, जिसको वो जाली मरासला कहते थे और कहते थे कि वो ख़त तो है ही नहीं, अब उसकी तहकीकात करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाने का जो है फैसला किया गया इस हुकूमत की जानिब से। और इस इंक्वायरी कमीशन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है। वो कहते हैं कि हम सिर्फ एक जुडिशल कमीशन को मानेंगे जो कि आज़ाद होगा और उसकी ओपन हेयरिंग होगी। अब ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा, ये सियासी इंतशार जो एक मरतबा फिर से अब शुरू हो चुका है, ये कहाँ तक जाएगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या इलेक्शन के अलावा भी इसका कोई हल है, ये आज हम सवाल जो है अपने गेस्ट के सामने रखेंगे। इसके अलावा भी और बड़ी अहम खबरें हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनकी सज़ा ख़त्म करने का एक मरतबा फिर से इंदिया दे दिया गया है मुस्लिम लीग नून नुमाओं की जानिब से। पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने इस तरह की बात की थी कि जो वफाकी हुकूमत होती है उसके पास बड़े इस तरह के ऑप्शन होते हैं कि किस तरह से सज़ा ख़त्म की जा सकती है। और आज एक मरतबा फिर से आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि उनकी सज़ा जो है वो नाअहली ख़ास तौर पर ख़त्म की जा सकती है। क्या वफाकी हुकूमत के पास ये ऑप्शन है? मुल्क की सबसे बड़ी अदालत की जानिब से उन्हें नाअहल करार दिया गया था, सज़ा दी गई थी। इस फैसले को क्या रिवर्स किया जा सकता है, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आज हमारे पैनल में ज़फ़र हिलाली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, राजा अमीर अब्बास साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, माहिर कानून हैं, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़फ़र हिलाली साहब, आगाज़ में आपसे करती हूँ। वो ख़त जिसे जाली कहती रही और कहा कि इसका तो कोई वजूद ही नहीं है, ये ख़ुद इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत ने फैब्रिकेट किया है ख़त। अब उसकी तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाने जा रही है ये हुकूमत। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहती हैं कि ऐसा सरबरा हम मुकर्रर करेंगे जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोई फ़ायदा होगा इस कमीशन का? क्योंकि PTI तो कहती है कि हम नहीं मानते इस कमीशन को। पहली बात है तो बैकग्राउंड इसका ये है कि सब लोगों को पता है कि क्या हुआ है। अब क्या सीक्रेट रह गया है? जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, औरतों तक हर घर में पता चल गया है कि एक इमरान खान को हटाया गया है। अब किसने हटाया, इट डजंट मैटर, उसको हटाया गया है। अमेरिका पे ज्यादा आप दे देंगे, अपने आप पे आप ज्यादा ले लेंगे, फर्क क्या पड़ता है भाई? सब लोगों को पता है कि एज अ रिजल्ट साजिश या इंटरफेरेंस जो भी हो, उसको अपने सीट से हटाया गया है। उसके टेन्योर ड्यूरिंग उसका टेन्योर खत्म नहीं हुआ था, तो ये एस्टैब्लिश हो गया है। अब आप अगर टेक्निकल बातें निकालना चाहते हैं कि इन्होंने किया, इन्होंने नहीं किया, इनका हाथ ज्यादा था, इनका हाथ कम था, ये कर लें, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर 1। दूसरी बात है, गवर्नमेंट फिर भी नहीं मानेगी, सॉरी ऑपोजिशन जो इमरान खान फिर भी नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? और देखिए, लेजिटिमेटली नहीं मानेगा। भाई जो भी आदमी हो, गवर्नमेंट अपॉइंटेड है ना, गवर्नमेंट उसको अपॉइंट कर रही है, नंबर 1। दूसरी बात है, इंफॉर्मेशन किधर से आ रहा है? एजेंसीज से। एजेंसीज को कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रही है, इदारे आ रहे हैं।
ये गवर्नमेंट और जो इदारे हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है और अपोजिशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इमरान खान का मुख्तलिफ है। तो क्यों आप समझते हैं कि अगर भी एविडेंस हो, ये लोग जो गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं, जो गवर्नमेंट उनको निकाल सकती है, प्रमोट कर सकती है, पोस्ट कर सकती है, जो गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करती है, आप क्यों समझते हैं वो ऐसा एविडेंस गवर्नमेंट को देंगे जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो गवर्नमेंट का प्रिजम्पशन के खिलाफ है कि कोई ऐसी बात नहीं हुई थी? तो मेरे ख्याल में इसलिए उसने कहा था कि चीफ जस्टिस को रखो और पब्लिक हियरिंग्स रखो, मगर मैं समझता हूं उसका भी बेकार है, इसलिए कि इंफॉर्मेशन जो आपको आना है वो तो आपको सिर्फ इदारों एजेंसीज से आएंगे विच आर टोटली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। और फाइनली आई रिपीट, ज्यादातर तो लोगों को पता है ना यार क्या हो गया है। आप क्या कर रहे हैं? आप री इन्वेंट कर रहे हैं व्हील को, सबको पता है। अगर आप उसको डिटेल्स भर के देना चाहते हैं सबको कर दें, मगर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। परसेप्शन इज रियलिटी, रियलिटी है कि साजिश हुई थी। सही। राजा अमीर अब्बास साहब, ज़फ़र हिलाली साहब की बात से इत्तेफाक करेंगे आप कि चाहे ये हुकूमत कमीशन बनाए या फिर जो पीटीआई मुतालबा कर रही है जुडिशल कमीशन और ओपन हियरिंग का, वो बन जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस तो कर सकती है तहकीकात के ऊपर। तो आप ये समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब को ये बात नहीं पता होगी, और अगर पता होगी तो आप क्या समझते हैं कि मकसद राइट नाउ यही है कि परसेप्शन बिल्डिंग या जो प्रेशर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड किया जाए सो दैट इलेक्शन की तरफ जा सकें? देखिए, परसेप्शन तो क्लियर है। हलाली साहब ने सही कहा कि पूरे मुल्क को पता चल गया कि जनाब ये इस अंदाज में ये आया वहां से एक लेटर गेट, और लेटर गेट के पीछे आपने बहुत से और भी अब मटेरियल इकट्ठा हो गया है जो कि उसको सब्सटेंशिएट कर रहा है कि वाकई देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी। मुल्क चाहता था कि यहाँ पे इमरान खान की गवर्नमेंट चेंज हो, लेकिन जो कमीशन है वो गवर्नमेंट का कमीशन तो ऑब्वियसली उसके TORs टर्म्स ऑफ रेफरेंस जोन से होंगे, हुकूमत तय करेगी, उसको अथॉरिटी हुकूमत देगी, उसके बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके साथ जो बंदे होंगे वो हुकूमत देगी, तो इट्स यूजलेस। हाँ, अलबत्ता अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी वाकई ओपन हियरिंग करती है तो इसमें चले ये तो पता चल गया कि जी लेटर गेट आया था, लेटर गेट आया था, लेकिन कुछ चीजें और बड़ी जरूरी हैं कि जैसे उस लेटर गेट में कहा गया है, एक धमकी है, एक उन्होंने वार्निंग दी है, तो पता चले कि जनाब ये लेटर हेड एड्रेस किसको है, ये वार्निंग किन को दी जा रही है, और फिर अगर फर्दर प्रोब होता है तो कुछ ऐसी चीजें अनअर्थ हों कि पता चले कि व्हाट वर द रीजंस व्हाई हम इतने उनके जो हमें ये आई है वार्निंग, हम उससे हट नहीं सके, हम एकदम सबमिट कर दिए उसको, और जो सबमिट किया जिन्होंने, क्या रीजंस थे, क्या वजूहात थी कि हमने बिल्कुल वहां पे जरा सी भी वो नहीं दिखाई और उनकी बात मान ली है। तो देयर मस्ट बी सम रीजंस कि हमारे इस सबमिशन के रीजंस क्या है कि व्हाई वी हैव सबमिटेड टू व्हाट अमेरिका हैज आस्क्ड। तो ये वो चीजें हैं कि अगर एक इंडिपेंडेंट और एक वाकई ही जुडिशियल इंक्वायरी होती है, देयर आर पीपल इन दिस कंट्री के जो वाकई ही अनअर्थ कर सकते हैं, बैरूने मुल्क जाएं, देखेंगे जी कौन से फैक्टर्स हैं और कौन सी वो फोर्सेस हैं, कौन से वो लोग हैं कि जिन्होंने इस तमाम चीजों को एडमिट कर लिया है और खामोश हो गए हैं। और अगर रीजनिंग अवाम को पता चल गई कि जनाब ठीक है, उनका तो ये पर्पस था, वो तो बैठे हुए हैं अपने मुल्क की उसको देखने के लिए कि उनकी बेटरमेंट इसमें है कि पाकिस्तान चाहे रशिया से अलहदा होता है, पाकिस्तान चाइना से होता है, ये उनके फायदे में है। लेकिन हमारे यहाँ जिन लोगों ने इसमें वो जो इमरान खान साहब हैंडलर्स का नाम लेते हैं या वो मीर सादिक या मीर जाफर का नाम लेते हैं, तो उसमें पता चले कि जी मीर सादिक को तो वहां पे अगर हम हिस्ट्री में देखते हैं मीर जाफर को कि पूरी बंगाल की उस टेरिटरी दे दी गई थी, तो यहाँ पे कौन से इंसेंटिव्स हैं जिसके तहत ये सब कुछ है। इट इज नेसेसरी, आई बिलीव कि इसका जुडिशियल कमीशन होना जरूरी है। और जुडिशियल कमीशन का एक और पर्पस होगा कि ये जो अभी रिव्यू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने कहा था कि टेक्निकल ग्राउंड्स पे, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बुनियाद पे कि जनाब ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके खिलाफ है, जबकि उन्होंने आर्टिकल 5 जिसके तहत स्पीकर ने वो रूलिंग दी थी और उसको उसने
एक्टिवेट किया था कि मेरी लॉयल्टी टू द स्टेट मुझे रोकती है कि ये अमेरिकन ओरिजिनेटेड फॉरेन ये जो सी मोशन है इसको मैं रोकूं। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद उसके बाद चूंकि रिव्यू पेंडिंग है तो इस पे एक डिटेल्ड फैसला दे सकती है कि वाकई ही स्पीकर ने जो किया था, क्योंकि अब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी आ चुका है, ये लेटर, ये इसके कंटेंट सुप्रीम कोर्ट के पास भी हैं, उस वक्त तो नहीं थे। तो मेकिंग ऑल दिस सिंसियर एफर्ट होती है तो ये तमाम का तमाम पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, सर कमीशन की बात हो रही है, हुकूमत कमीशन बनाए या फिर अगर पीटीआई का मुतालबा मान लिया जाए और एक आज़ाद जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। अगर हम पाकिस्तान की बात करें और माजी में और तारीख में थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो आम लफ्ज़ों में ये कहा जाता है कि अगर किसी मामले को टालना हो तो इसके ऊपर एक कमीशन बना दिया जाए, थोड़ा सा ज़रा इस मामले को ठंडा करने के लिए। तो इससे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए अगर ये हुकूमत भी कमीशन बना रही है या फिर अगर उनका मुतालबा मानते हुए कमीशन तश्कील दे दिया जाता है? तो देखिए, पाकिस्तान में जब भी कमेटियां बनी है तो लोगों की कमेटियां जरूर निकली हैं, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला और कमीशन भी बनते रहते हैं और उसमें कमीशन खा लिए जाते हैं या उसमें से कुछ और निकल जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पीटीआई की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब के दावे को तकवीत पहुंचती है जब ये गवर्नमेंट कहती है कि हम इस पे कमीशन बना रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस लेटर को वो झूठा कहते थे कि कोई ऐसा लेटर नहीं है, कोई साइफर नहीं है, कोई केबल नहीं है, ये सब झूठ का पलंदा है, उसको मान लेना ही 50% में तो पीटीआई और इमरान खान साहब की जीत हो जाती है। और दूसरा, हुकूमत को एक और काम करना चाहिए। हुकूमत सिर्फ ये बताए कि जो मंदरजात है उसके, जिसको पब्लिक कर दिया था इमरान खान साहब ने, क्या उस लेटर में या साइफर में क्या वो वर्ड्स यूज हुए कि इमरान खान को हटाया जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगी तो हम पाकिस्तान होगी, अगर कामयाब नहीं होगी तो हम पाकिस्तान के लिए बुरा करेंगे, पाकिस्तान को माफी मिल जाएगी। क्या ये अल्फाज उस साइफर में लिखे हुए? अगर इसको ही इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो कंफर्म कर दे तो फिर बताए मुझे साजिश और मुदाखलत जो कंफ्यूजन डाला गया है। हालांकि हमेशा ये होता है कि एक कमरे में बैठ के पहले साजिश होती है, जिस तरह भारत पहले साजिश तैयार करता है फिर बालाकोट पे हमला करता है, यानी कि मुदाखलत करता है। पहले साजिश तैयार होती है। हमारे बहुत बड़े उर्दू दान हैं, हमने उनसे पढ़ा भी हुआ है, हमारे उस्ताद मोहतरम है अमजद इस्लाम अमजद साहब, उन्होंने भी बता दिया बैठ के साजिश तैयार होती है, फिर मुदाखलत होती है और फिर उसके ऊपर अमली जामा पहनाया जाता है। तो सिर्फ ये बता दे गवर्नमेंट के क्या ये अल्फाज जो इमरान खान बार बार बोलते थे क्या ये साइफर में यूज किए गए, तो अवाम खुद ही फैसला कर लेगी कि अगर ये अल्फाज यूज किए गए। इसका साफ मतलब है कि कहीं बैठ के साजिश हुई, फिर पाकिस्तान में मुदाखलत हुई, जिसके नतीजे में नई गवर्नमेंट आ गई। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, ये हुकूमत जो है वो ये कहती है कि हम ये कमीशन इसलिए बना रहे हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब सवाल इस पर ये उठता है कि ये वो मरासला या वो ख़त है या वो केबल है जो एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में गई है। तो इसके जाली होने पर या इसके होने या ना होने के ऊपर अगर ये हुकूमत सवाल उठा रही है तो क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर जो डिस्कशन हुई या जो डीजीएसपीआर ने जिस तरह से कहा कि हाँ जी मुदाखलत हुई है, क्या ये उनको भी नहीं मान रहे? बिल्कुल उनको नहीं मान रहे, क्योंकि जब एक दफा पहले सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके ऊपर अपनी एंडोर्समेंट दे दी थी, फिर उनको दोबारा बुलाने की क्या जरूरत थी? आप देखें कि इतने बड़े बड़े केस थे, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहा था। मेरा मतलब कि 40 अरब रुपए की अपना करप्शन के इल्जामात है, बाप वजीर आजम बन गया, बेटा वजीर आला बन गया, जिन पे 10 किलो हीरोइन के केसेस हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर बने हुए। डिमाश इसीलिए दिया अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज हुई। अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज क्या होती है? आप उसको ओपन करें ना, आप भी बताएं कि उसके अंदर ये वर्ड्स जो इमरान खान साहब कह रहे हैं ये उसमें यूज नहीं हुए या हुए हैं। दोनों आप स्टैंड लें कोई ना कोई कि या उनको गलत साबित करें। आपने तो पहले लेटर को नहीं माना, आप जब लेटर को मान रहे हैं उस पर इंक्वायरी बिठा रहे हैं, अब ये कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह ये साबित हो जाए कि ये साजिश नहीं है या मुदाखलत है। ये इस तरह के लफ्जों में ले जाना चाहते हैं, कमीशन बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बनाए, उसमें कोई इस तरह का सरबराह रखें जो कि पीटीआई को भी काबिल कबूल हो और लेट देम डू का फैसला करे। कौम के सामने सारी बातें आनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त कौम एक हिजान के अंदर मुब्तला है और वो इन तमाम सवालों के जवाब चाहते हैं कि जो जो चीजें हुई हैं, कहाँ तो केसेस चल रहे हैं, कहाँ पे एहतसाब अदालत में केस चल रहे हैं, डिसीजंस आ रहे हैं, लोग जेलों में जा रहे हैं, और उसके बाद एकदम से ये क्या ऐसा काया पलट गई है कि तमाम लोग जो है वो हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त तो बिल्कुल इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए, लेकिन पीटीआई के कंसेंट के साथ बनना चाहिए।
और देखें कि उसका क्या नतीजा निकलता है। अभी 72 सालों में तो महमूद रहमान कमीशन से लेके अब इस कमीशन तक आ जाए, किसी कमीशन का फैसला जो है ना माना गया या उसको रिपोर्ट छुपा ली जाती हैं। अगर आ भी जाए इस तरह की कोई रिकमेंडेशन, रिपोर्ट छुपा ली जाती हैं और उसके ऊपर काफ़ी दिन तक सियासत होती रहती है। ज़फ़र हिलाली साहब, सर तोशा खाना केस सबसे पहले, उसके बाद हमने हेलीकॉप्टर का सुना कि उसके ऊपर कितना खर्चा आया कि बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस जाने तक इमरान खान साहब ने कितने करोड़ रुपए का खर्चा किया। उसके बाद आर्टिकल 6 की धमकियाँ, गिरफ्तारियों की धमकियाँ, उसके बाद तौहीन मजहब का मुकदमा, और अब ये खबर है कि वज़ीर आज़म के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के गोशवारों और आमदन की जांच पड़ताल की जाएगी। ये जिस तरह से इतने कम वक्त के अंदर जितने सारे इश्यूज ये हुकूमत ले आई है इमरान खान साहब के खिलाफ, लगता है ऐसा है कि तय इन्होंने कर लिया है कि गिरफ्तारियां करनी है चाहे किसी भी खाते में की जाएं। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये प्रिजम्पशन जो आपका है ये बिल्कुल मुनासिब है। दूसरी बात है, इतनी इस पे गंद फेंको या कोई तो कोई चिपकेगा ना। इन अदर वर्ड्स, थ्रो सो मच डर्ट दैट सम ऑफ इट स्टिक्स। ये बकवास है, लोग नहीं मानते हैं। क्या गाड़ी, क्या नेकलेस, क्या बकवास। देखिए ये लोग जो इस वक्त इंडाइटेड हैं, इस वक्त जो ओहदों पे बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ क्या चार्जेस हैं। इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ क्या चार्जेस हैं। माय गॉड। और ये लोग बताना चाहते हैं कि 15,000 रुपया जो खर्च होता है रोज उस हेलीकॉप्टर, वो इतना है कि गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या ऑनेस्ट टू गॉड, इट्स चाइल्डिश एंड इट्स काउंटर प्रोडक्टिव। लोग नहीं मानते तो ये बस करते जाते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, क्या रह गया है इस खत के बारे में जो आप छुपा रहे हैं? मुझे पता है ना किस चीज पे छुपा रहे हैं। भाई मैंने भी साइफर हैंडल किया है, पूरी उम्र हैंडल किया है, नियरली 40 इयर्स। सीखा हूं कि एक साइफर भेजते कैसे हैं। बड़ा आसान है कि आप माने अब ये इतना पब्लिसाइज हो गया है कि किस बात पे वो आगे और पीछे थोड़ा सा इधर उधर करें, नोबडी कैन फाइंड आउट। ये झूठ है। ये एक पुट ऑन एक्ट है। देखिए बीबी, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है। पाकिस्तान जो है इस वक्त, उसको क्या जरूरत है? उसको तेल की जरूरत है, उसको व्हीट की जरूरत है, उसको हथियार की जरूरत है। ये तीनों चीजें उनको वेस्ट से मिलते थे, वेस्ट से। सऊदी अरेबिया को मैं इंक्लूड करता हूं वेस्ट में। अब ये तीनों चीजें जो हैं उनको सस्ता मिलेगा, बेहतर मिलेगा, विद लेस कॉम्प्रोमाइज फ्रॉम रशिया एंड चाइना। एक्चुअली बात ये है। और साथ साथ आप सीपेक मिला लें। आप समझ गए? हमारा पूरी इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट रीओरिएंट हो रहा है। और जब भी हम रूस और चीन के नजदीक जाएंगे, अमेरिका यही करेगा। जो भी जाएगा उसको कहेगा पकड़ो, मारो, निकालो। क्या हम हर वक्त ये करते रहेंगे उनके कहने पे? तो बेसिकली मेक अप योर माइंड। अभी तक हम वो भूले नहीं है अमेरिकनों का होल्ड। अफसोस से मुझे कहना पड़ता है। सही, ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। राजा मीर अब्बास साहब, ये तो वाज़ेह हो गया कि ये जो साजिश हुई या जिस तरह से इस हुकूमत को हटाया गया, ये इल्ज़ाम देकर हटाया गया इमरान खान साहब को आपको कि जी आप रूस के साथ ताल्लुकात जो हैं वो ज़्यादा बढ़ा रहे थे, जिसकी वजह से ये किया गया है। इमरान खान साहब ने कई मरतबा कहा अपने खिताबों में कि मैं रूस अकेला अपनी मर्ज़ी से नहीं गया बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्ज़ी से गया। DGISPR ने इस बात की तायीद की कि जी सबकी मर्ज़ी से वो गए थे। अब इमरान खान साहब को तो मिसाल बनाकर हटा दिया गया, बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं जिनकी मर्ज़ी से वो गए थे, और ये पहले भी मैंने सवाल उठाया था अपने प्रोग्राम में, वो तो वहीं पर मौजूद हैं। तो आपको लगता है कि अभी भी पॉलिसी में तब्दीली जो है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है अमेरिका, वो आएगी? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन रेज किया है और इसको जरा ज़हन में रखिए कि दुनिया में ये बात जारी है कि अगर पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई है तो उसमें अमेरिकन इंटरवेंशन थी, उनके कहने पे या उनके मफाद की खातिर हुई है। अब दुनिया आपसे ये पूछेगी कि जनाब
बाहर से तो साजिश हुई है, आपके यहाँ से जो साजिश के अंदर लोग मुलविस थे, क्या पाकिस्तान में कोई अदारा है, पाकिस्तान में कोई अथॉरिटी है, पाकिस्तान में कुछ ऐसा सिस्टम है कि उन लोगों के लिए आपने क्या किया? क्या आपने उन लोगों को पिन पॉइंट किया? क्या आपने उन लोगों के खिलाफ इंक्वायरी की? क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि जो अनर्थ करे कि जी पाकिस्तान में वो कौन से लोग थे कि जिनकी मदद हासिल की थी, और अगर आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो फिर उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या कोई कार्रवाई होनी जरूरी है? अवाम जो ये निकल रही हैं, ये जो अवाम बाहर आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कि उन्हें बताया जाए कि जिन्होंने हमारे अंदर से, बाहर को छोड़ दें, जिन्होंने हमारे अंदर से इस तमाम साजिश कह लें, आप इसको मुदाखलत कह रहे हैं, इसका अगर वो हिस्सा बने हैं तो वो क्यों बने हैं, और उन्होंने अगर मुल्क के लिए ये नुकसानदेह है तो फिर क्या इस मुल्क में जो सिस्टम है वो उनको कहीं पकड़ सकता है, उनको रोक सकता है, या बिल्कुल ऐसे है कि नहीं, हमारा मुल्क का सिस्टम ही ऐसा है, ऐसा डेवलप हो चुका है पिछले 70 सालों में कि जब भी वहां से एक फोन कॉल या लेटर गेट आता है तो वी आर सपोज्ड टू बेंड डाउन एंड वी आर सपोज्ड टू लिसन टू दिस, जो कि शायद अब अवाम ये सुनने के लिए तैयार नहीं है एंड दे वांट अ रिजल्ट, और यही वो वजह है कि वो बाहर निकल रहे हैं। और इसका जो नुकसान हो रहा है आयशा, को नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है कि एज ए पाकिस्तानी इस मुल्क के अदारे ही किसी मुल्क को चलाते हैं, और ये हाई टाइम के अदारे वो चीजों को अनर्थ करें और अवाम यकीन करेंगे कि इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा उन अदारों में। अदरवाइज अगर तो अवाम का वो कॉन्फिडेंस अदारों से जो पहले ही कम है या क्वेश्चन मार्क था, वो और ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा। तो बेस्ट थिंग इज कि जो वाइज हेड्स हैं वो बैठें, इस चीज को सॉर्ट आउट कर लें और अवाम को बताएं वाकई ही इसमें ये कुछ चीजें हुई हैं, ये लोग जो से हैं, हम इनके खिलाफ ये कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और अल्टीमेट जो इसका बेस्ट है, कीपिंग इन व्यू व्हाटएवर हैज हैपेंड, लेट्स गो टू द पब्लिक एज सून एज पॉसिबल, इलेक्शन कराएं, और इलेक्शन में आप ये रखें ये चीज कि जनाब ये वो कुछ पॉइंट है जिस पे इलेक्शन होने हैं, और फिर अवाम देखिए क्या फैसला करते हैं, और फिर उस फैसले को लेके आगे बढ़े, और यकीन करें मुल्क के लिए बेहतरी सिर्फ और सिर्फ इसी में ही है कि अब अवाम डिसाइड कर ले, ना कि बंद कमरों में ये चीजें हों, और ना कि जो इतने बड़े बड़े करप्शन के केसेस हैं, मेगा केसेस हैं, या इस किस्म के एलिगेशंस हैं कॉन्स्पिरेसी वाले, रख दें और भूल जाएं और कहें लेट्स कैरी फॉरवर्ड। ऐसे मुल्क नहीं चलेगा, ऐसे अवाम अब बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। नसीम साहब, सर पहले ये जब जो इस वक्त हुकूमत में है, जब ये ऑपोजिशन में थे तो इलेक्शन का मुतालबा करते थे, अब हुकूमत में आने के बाद पीटीआई कह रही है कि आप इलेक्शन करवाएं, फ्रेश मैंडेट लेकर आए, जो भी जमात जीते। तो सर अब ये भाग क्यों रहे हैं? क्या ये जो अब नैरेटिव बन गया है इमरान खान साहब का, पीटीआई का, और ये जो है चाहे टीवी पर नाम आने, ये पीछे बैठकर ये तमाम लोग मानते हैं कि हाँ जी बड़ी जो है मकबूलियत में इजाफा हुआ है इमरान खान साहब की, अब कहते हैं कि जी इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे 2023 के अंदर, क्या ये टाइम गेन कर रहे हैं कोई काउंटर नैरेटिव बनाने के लिए? और फिर अब करप्शन की बातें भी शुरू कर दी हैं कि इमरान खान साहब ने करप्शन की, फरागोगी को उनके साथ जोड़ना, फरागोगी को वापस लाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। क्या समझते हैं आप, ये किस चीज़ के लिए टाइम गेन कर रही है हुकूमत? देखिए, इस हुकूमत को एक्चुअली इनको खुद तो पता ही नहीं किसी चीज़ का ना, क्योंकि ये आपने देखा था कि जब पीडीएम बना था और पीडीएम ने अपना पूरा जोर लगा लिया था और वो हुकूमत को नहीं गिरा सके थे, और पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफात हो गए थे, इसी नून लीग ने उनको चार्जशीट किया था, एएनपी छोड़ के चली गई थी। फिर जिस तरह भी किया गया, तो पहले मकसद सबका ये था कि पीपल्स पार्टी पीटीआई की गवर्नमेंट को गिराया जाए और इमरान खान साहब को इसमें से निकाला जाए। अच्छा, दूसरी तरफ इनको ये था कि हम 3 महीने में कुछ जो है वो चेंजेस करके, लाइक सबसे पहले तो ये उसमें रिफॉर्म्स करना चाहते हैं इलेक्शन में कि वहाँ पे ईवीएम ना हो। दूसरा, ये ओवरसीज वोटिंग जो है उसको भी इन्होंने चेंज करना था, इसलिए ये टाइम गेन करना चाह रहे हैं। लेकिन ये आप देखें कि इनके पास 173 की स्ट्रेंथ है। अगर जो मुनर्फीन है कौमी असेंबली में पीटीआई के, उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाता है और 2-3 लोग आगे पीछे हो जाते हैं और सदर इनको एतमाद का वोट देने के लिए कहता है, तो ये तो 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से जिस तरह वो आपके वुज़रा कहते थे कि 2023 तक इमरान खान रहेंगे, फिर 2028 तक भी वो होंगे, इस तरह के प्री मैच्योर बयानात नहीं देने चाहिए। इस गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो इंतखाबात की तरफ जाए। आयशा, जैसे आपने कहा कि इनकी डिमांड थी कि 2018 के इंतखाबात
धांधली के थे और RTS बैठ गई थी, वो थे इंतखाबात थे, तो बड़ा अच्छा मौका है कि ये इस वक्त इंतखाबात का ऐलान करे। दूसरी तरफ देखें, सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए कि ये अब करप्शन वाले मामला खत्म होने चाहिए। आप साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर हम देख रहे हैं 20-25 साल से उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं, लेकिन एक इल्जाम भी साबित नहीं हुआ। वो पाकिस्तान के 5 साल वो पाकिस्तान के सदर रहे। तो ये खत्म होना चाहिए कि मीडिया के ऊपर ट्रायल चल रहा है, लोग करप्ट कह रहे हैं, चोर चोर कह रहे हैं, भाई आप फैसले क्यों नहीं करते केसेस के? जल्द अज जल्द फैसले होने चाहिए। अभी शहजाद अकबर साहब जब कागज लहराया करते थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं हमेशा उनको कहता था कि आप ये कागजात लहरा रहे हैं मीडिया में आके, आप जाके कोर्ट में इन केसेस को साबित क्यों नहीं करते? वहाँ तो प्रोसिक्यूशन जो है कभी अगली डेट्स ले रही होती है, कभी कहते हैं आज हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं है। तो ये सिलसिला भी पाकिस्तान से खत्म होना चाहिए, क्योंकि जितनी बिकरिंग पॉलिटिक्स होती जा रही है पाकिस्तान में, जितनी नफरत बढ़ती चली जा रही है, इसके लिए कौन एक्शन लेगा? हमारे जो रियासती इदारे हैं उनको सीरियस होके बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। भी जैसे आपने फराह के साथ एक नाम और भी लगाया, वो मैं नाम नहीं लगाता, या एक दफा मैं मिसाल के लिए बता देता हूँ, जब उनके शौहर ने कहा है कि उनकी वाइफ का नाम गोगी नहीं है, तो हम सबको मानना और हमें उन्हें मोहतरमा फराह बीबी के नाम से पुकारना चाहिए, या जिस तरह कहते हैं इस तरह। तो अगर सबके साथ कोई इस तरह के अलकाबात हमने लगाने शुरू कर दी, सब हमारी माएँ बहनें बेटियों की तरह, हमें इज्जत और एहतराम करना चाहिए। बेशक वो मोहतरमा भुट्टो थी, फरियाल तालपू साहिबा है, मरियम औरंगजेब साहिबा है, मरियम नवाज साहिबा है, तो इस तरह के एक अलकाबात नहीं लगाने चाहिए। और ये मीडिया ट्रायल ये खत्म होना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके करोड़ों अरबों रुपए की जो डिस्कशन होती है कि ये इतने करप्शन कर गया, भाई वो करप्शन के पैसे आते कहाँ से हैं, जाते कहाँ हैं? अवाम को कुछ तो बताएं, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया और ये सवाल जब PTI गवर्नमेंट थी तब भी हम उठाते थे कि ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और मीडिया ट्रायल की हद तक नहीं होना चाहिए। लेकिन ज़फ़र इलाही साहब, ये अब ये हुकूमत की तरफ से भी हमें नज़र आ रहा है वही रविश कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके 2-3 पर्चे उठा के लहरा के कहना कि देखें जी ये 43 ट्रांजैक्शंस हैं, 100 करोड़ की करप्शन, ये ट्रांजैक्शन हुई तो क्या इमरान खान साहब को पता नहीं था? तो सर ये भी हमें उसी तरह से नज़र आएगा कि सिर्फ एक बयानिया बनाने के लिए कि देखें जी इन लोगों ने भी करप्शन की, जिनको आप कहते हैं कि बड़ा ईमानदार है, ये ईमानदार नहीं था। क्या ये चलेगा इस तरह से, जिस तरह से अगर हम ये कह लें कि पिछले दौरे हुकूमत में चला था? ये चलेगा, और जब तक ये चलेगा ये स्टेट जो है एक फेल्ड स्टेट कहा जाएगा। ये स्टेट जो है एक स्टेट नहीं कहा जाएगा, एक क्रिमिनल एंटरप्राइज कहा जाएगा। देखिए, सबको पता है फैसले क्यों नहीं होते हैं, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। अगर फैसले हो जाते तो क्या रहता आप पे प्रेशर डालने पे लोगों को कि आप कहें, आप वो करें जो आप चाहते हैं। इफ यू सेटल द केस, एक आदमी को गिल्टी करके 15 साल भेज दें तो खत्म है ना। अब आप कुछ नहीं कर सकते। प्रेशर ब्लैकमेलिंग के लिए, तो आप पकड़े, ब्लैकमेलिंग के लिए रखे जाते हैं। बिल्कुल, ये व्हाइट मेलिंग और ब्लैक मेलिंग दोनों हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। दिस इज, और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान है। ये बनाना रिपब्लिक पॉलिटिक्स ऐसे ही होते हैं। हम इसके बगैर हम चल नहीं सकेंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज सेकंड नेचर, ये जेनेटिक है हमारे मेकअप में। तो डोंट आस्क फॉर द मून। आप जो कह रही हैं खत्म हो जाए, फिर क्या भाई, अगर 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 तो फिर यू नो आई मीन देन इट वोंट बी द सेम स्टेट। सही, ठीक है। राजा मीर अब्बास साहब, थोड़ा सा ज़रा पंजाब की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर अभी हमें आइनी बहरान नज़र आ रहा है, हालांकि हल्फ भी उठा चुके हैं वज़ीर आला पंजाब। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये जो फैसला आया, पहले कहा गया जी कि सदर कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे, दूसरे फैसले में कहा गया कि गवर्नर हल्फ ले या गवर्नर कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे, तीसरे में ये आया कि जी स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लें। आइन और कानून की नज़र में क्या एक स्पीकर कौमी असम्बली एक सूबे के वज़ीर आला से हल्फ ले सकता है? क्या इतना मार्जिन है? देखिए, आइन और कानून को हम बिल्कुल थोड़ी सी देर के, ये जब से ये शुरू हुआ है अप्रैल से और मार्च की 27-28 के बाद, आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन एक डिफरेंट अंदाज में
हमें नजर आ रही है, क्योंकि आयन और कानून की इंटरप्रिटेशन वहां आपको जरूरत होती है कि जहां पे दी ना गई हो फिर इंटरप्रिटेशन, जबकि आप बड़ा क्लियरली कहता है कि पहले हम जो इस मुल्क के 3 जो पिलर्स हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, इनको बाइफर्केट किया गया है। इनकी अपने अपने उन्होंने हदूद दे दी हैं, अपनी अपनी पार्ट्स दे दी हैं, ताकि ये एक दूसरे पे ओवरलैप ना करे। अगर पार्लियामेंट का है तो आर्टिकल 69 कहता है कि नो प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट कैन बी टेकन इनटू एनी कोड ऑफ लॉ, और इसी तरीके से आर्टिकल 68 कहता है कि जी कोई भी जो जुडिशियल एक्शन होगा या किसी इवन जज को आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं कर सकते। तो वो जो पहला फैसला आ जाता है जिसमें टाइम, डेट और सब कुछ दे दिया जाता है कि दिस इज द मोड एंड मैनर जिसमें आपने इलेक्शंस करवाने हैं, वहीं से जिसपे अभी रिव्यू लगा हुआ है, बिकॉज वंस द जजमेंट इज देयर, और उसमें आप ये बता सकते हैं कि जनाब ये उसके जो आइन के हमारी चीजें हैं उससे इसमें मुतसादम कुछ चीजें आ गई हैं। इसी तरीके से पंजाब में जब आप चले जाते हैं तो पंजाब में सबसे पहली बात आती है कि वो सीएम का जो रेजिग्नेशन था, अगर आप टोटो और स्ट्रिक्टो सेंसो में जाते हैं कि जनाब रेजिग्नेशन सही था या नहीं था, तो वो पहले जो गवर्नर साहब थे, सरवर साहब, वो तो इसको चलेंगे कि जनाब ठीक है कोई बात नहीं, आपका रेजिग्नेशन आ गया, चाहे प्राइम मिनिस्टर के जरिए आया है, आई एक्सेप्टेड। बट देयर आफ्टर जो नए गवर्नर आते हैं, जब वो अपना माइंड अप्लाई करते हैं, ही बिलीव कि जनाब ये तो रेजिग्नेशन और असेंबली की रेजोल्यूशन, फिर असेंबली की रेजोल्यूशन के बाद देयर इज अनदर क्वेश्चन कि जब पंजाब हाई कोर्ट में ये तमाम मैटर्स जाते हैं, उन्होंने क्या डिसाइड करना था? उन्होंने डिसाइड करना था कि ये जो सीएम का इलेक्शन हो रहा है एक गैलरी से हो रहा है, ये द वे पुलिस वो जो अंदर आ रही है असेंबली में, और क्या इस इलेक्शन को आप एक वैलिड इलेक्शन कह सकेंगे कि सीएम के इलेक्शन तरीके से होते हैं? इन क्वेश्चंस पे टोटल कोई डिस्कशन नहीं हुआ, सिर्फ ये आया कि जी ये इलेक्शन का फलानी तारीख को ऐलान कर दें, फलानी तारीख को ये कर दें। तो ये तमाम वो चीजें हैं कि जिन्होंने डिटरमिन होना था हमारी अदालतों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदालतें चाहे रात को लगती हैं, चाहे जितने भी बजे लगती हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट को डायरेक्शन दे रहे हैं कि जनाब आप ऐसे कर लें, चाहे वो जाके किसी और को डायरेक्शन दे रहे हैं, गवर्नर को, क्या कोर्ट्स डायरेक्शंस दे सकती हैं? फिर वही फैसला जब आता है डबल बेंच में, डिवीजन बेंच में, तो डिवीजन बेंच को पैरा 9 होता है जिसमें डायरेक्शंस दी हुई हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर को, उसको हदफ करने का कह देते हैं। तो ये टोटल एक इस तरह जा रहे हैं जिसको हम वाकई कहते हैं एक आईनी बहरान है। इसमें there is a constitutional deadlock and it needs to be solved along with all these others। ये नहीं हो सकता कि खाली आईनी अदालतें कुछ करके बैठ जाएं, तो होल सिस्टम इसको अब ठीक होना है, और ये ठीक होने का दोबारा मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा रास्ता जनाब अदारे ये खुद से कर लेंगे, इसके लिए अब अवाम ही डिसाइड करेगी, और अवाम अगर एक अच्छा मैंडेट और एक अच्छे तरीके से खुद ये आके कहती है कि जनाब ये वो इश्यूज हैं जो कि हमारे अदारे पिछले कई सालों से डिटरमिन नहीं कर सके, एंड इनफ नाउ लेट्स गो। और फिर मैं कहूंगा कि अगर इसी अंदाज में चलता रहा तो यकीन करें कि अभी जो इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशंस लग रहे हैं, अभी ये केसेस कल मेरे ख्याल लगे हुए हैं वहां पे डिफेक्शन के इलेक्शन कमिश्नर के पास, तो जब इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर एक इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात जो सी है पीटीआई, उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर इसके बाद ये चीज तो क्लियर है कि पंजाब में डिफेक्शन का जो उनसा था साबित होगी। उन 20-22 मेंबरान ने वोट दे दिया इसको साहब को, जब वो दे दिया तो हमजा साहब को अगर कल वो डिफेक्शन में उनको डी नोटिफाई करते हैं, तो क्या हमजा साहब को जब गवर्नर साहब कहेंगे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो क्या उनके पास मेंबरशिप पूरी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जब 22 आदमी बिल्कुल, और उसके बाद एक और बहरान हमें नजर आ जाएगा पंजाब के अंदर। राजा मीर अब्बास साहब, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने अब एक नया इकदाम किया। उन्होंने उस जज जो हैं जिन्होंने हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी का फैसला सुनाया था, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान कर दिया है। ये आप क्या समझते हैं, ये फैसला उनका कैसा है, और क्या इससे कोई रिलीफ मिल सकता है, या क्या करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इकदाम से? देखिए, बेसिकली तो इट्स ए मोड ऑफ एजिटेशन, और वो रिकॉर्ड पे ला रहे हैं कि जनाब दिस इज रॉन्ग। अदरवाइज एज अ लॉयर फॉर बीइंग 30 इयर्स बहुत से रेफरेंस पड़े हुए हैं सुप्रीम जुडिशल के पास, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे सीरियस एलिगेशंस हैं जिसमें कहा गया है, तो रेफरेंस की हद तक तो मैं नहीं समझता कि कोई इतना इशू होगा। असल
यही है, असल इशू यही है कि जनाब अब पार्लियामेंट का सिस्टम है, उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो इसको ये वक्त पे हल ना हुआ यकीन करें। इस वक्त अगर ये हम सोल्यूशन की तरफ ना गए तो हम फिर वही 5th जनरेशन वॉरफेयर का एक उसकी हम अंडर आ जाएंगे, उसकी जर हमें लग जाएगी और हमारे दुश्मन बाहर बैठे हुए खुश हो रहे हैं कि जनाब जो काम हमने करना था ये इतना मेहनत से, वो तो ये लोग खुद बैठ के कर रहे हैं। तो आई जैसे हलाली साहब कहते हैं कि why the authorities, why the wise men, why the wise heads, they are not taking a decision। क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि हम किस बड़े डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं और ये मुल्क के लिए कितना नुकसानदेह है। बिल्कुल ऐसे ही है, और जितनी भी सेन वॉइसेस हैं उनकी तरफ से एक ही बात जो है हमें नज़र आ रही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं, इसके अलावा इसका और कोई हल नज़र नहीं आता है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मौजूदा हुकूमत की गवर्नेंस के ऊपर करेंगे। अभी तक क्या किया उन्होंने, अगर हम मईशत के महाज पर देखें, खारजा पॉलिसी के महाज पर देखें। एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। नसीम सिद्दीकी साहब, सबसे पहला दौरा मौजूदा वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब का किया और कहा गया कि वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात रही है और उनसे कोई जो है बेल आउट पैकेज के बारे में भी बात की गई है कि वो पाकिस्तान को दे। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, उनका एक बयान आज मैं पढ़ रही थी, वो कहते हैं कि हमने सिर्फ रिक्वेस्ट की है सऊदी गवर्नमेंट से कि वो जो $3 बिलियन उन्होंने रखवाए हुए हैं रिजर्व में, वो ना निकलवाएं अभी, वो पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। तो अभी तक क्या समझते हैं आप, क्या आपने देखा किया क्या इस गवर्नमेंट ने, ये जो कामयाबी के झंडे गाड़ने वाली बात कर रहे हैं कि हम जो है मईशत बड़ी ज़बरदस्त करने लगे हैं, ये कुछ नज़र भी आ रहा है आपको होता हुआ? देखिए आयशा, बड़ी सिंपल सी बात है कि अभी जितने दिन हुए गवर्नमेंट को आए हुए, इस पे कमेंट करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उनकी परफॉर्मेंस पे बात करूं, क्योंकि बहुत कम टाइम अभी उनको हुआ है। लेकिन बात ये है कि मुल्क की मईशत जो है वो इतनी बुरी कंडीशन में गई, और ये हमें जब ये हुकूमत अपोजिशन में थी तो ये बताया करते थे कि क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या मसाइल के हल है। अभी गवर्नमेंट आती है, उसको 15 दिन होते हैं, आप सर जोड़ के बैठे और मसाइल का हल निकालें। और मसाइल के हल भी मैं बताता हूँ इनके बकौल, लेकिन आप एक लाओ लश्कर लेके सऊदी अरब चले जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि रमज़ान के महीने में मुसलमानों को जाके रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी देनी चाहिए, मक्का मुकरमा में जाके उम्रा करना चाहिए, लेकिन ये सरकारी खर्चों के ऊपर नहीं और सरकारी टाइम, और आप पूरा का पूरा जो है वहाँ लेके पहुँच गए, वहाँ जाके आपको कुछ नहीं मिला है, आप वापस आ गए। पाकिस्तान में इशूज़ जो मईशत के हैं उसको हल करने के लिए सिंपल से फार्मूलाज हैं। आप अपना टैक्स नेट को बढ़ाएं, टैक्स आप कलेक्ट करें, आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। जब तक आप डॉलर को खुद बाय नहीं करेंगे, जब तक आपके हालात बेहतर नहीं हो सकते। ये मांगे तांगे के पैसों के ऊपर कब तक हुकूमतें चलती रहेंगी? अगर इन्होंने भी जाके पैसे ही मांगने हैं या उनसे कहना है कि ये अपने पैसे वापस ना लें, तो ये आप क्या मईशत ठीक कर रहे हैं? ये तो कोई भी जा सकता है। फिर वो सही कहा अपने वज़ीर आज़म साहब ने कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, या हमने सारी उम्र कारी बन के रहना है, हमने अपने पैरों के ऊपर नहीं खड़े होना। अगर पैरों पे खड़े होना है तो आप जिस तरह इसहाक डार साहब की बात करते हैं, मिफ्ता इस्माइल, मैं इन सब लोगों को बड़ा काबिल मानता हूँ। ये माशाल्लाह सब बहुत काबिल हैं। भाई आप अपनी काबिलियत शो करें ना, आप इकोनॉमी को पैरों के ऊपर खड़ा करें। आपने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए आपने क्या फार्मूला अपनाया है? आपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए क्या फार्मूला अपनाया है? आप जो बाहर के IPPs के साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं उनका क्या? बस एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी लगाना, वो ये कर गया। पहले हम सुनते रहे 3.5 साल कि पिछली हुकूमतें ये कर गई, अब इनसे हम सुन रहे हैं कि वो लोग ये कर गए। तो भाई ठीक किसने करना? ये मुल्क अवाम ने आपको वोट दिए कि आप मुल्क को ठीक करें। और मैं बिल्कुल जो है ज़फ़र हिलाली साहब की बात बड़ी सेन वॉइस है कि इस जो अपना मुल्क के करता धरता है, ये बच्चा सवाल पूछ रहा है, कह रहा है कि ये जो समझदार लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं उनको नहीं नजर आ रहा ये कौन आके बैठ गए हैं, किस किस्म के मिनिस्टर्स हैं जो एक इलाज करवाया करते थे ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में, उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि वो वहाँ पे दहशतगर्दों का इलाज कराते थे, आपने उनको लाके हेल्थ मिनिस्टर बना दिया। ये बच्चा सवाल पूछ रहा है, तो क्या उन लोगों की बातें नहीं पहुंच रही? फिर आमिर ने जिस तरह कहा है कि ये इसका जो हल है सॉरी इलेक्शन ही है, क्योंकि आप इलेक्शन कराएं और आवाम भले PMLN को वोट दे, पीपल्स पार्टी को वोट दे, लेकिन खुदारा इस तरह वोट दे कि एक मजबूत गवर्नमेंट मार्जे वजूद में आए और वो आके जो है कानून साजी करे, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। अभी आप कानून और आइन की बात कर रहे थे, हमारे मुल्क में तो मोम की नाक है आइन और कानून, हर कोई अपनी मर्जी से
उसको जिधर मर्जी मोड़े और तोड़े, अपने हिसाब से बन ले। आजकल आइन और कानून की बातें हो रही हैं, तो ये जो लोगों के साथ ज्यादतियां होती हैं, डाके डलते हैं, जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, क्या ये आइन और कानून का मसला नहीं है? अवाम बहुत पिसी हुई है इस मुल्क की, अवाम को पूछने वाला कोई है ही नहीं, अवाम के आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं है, और वो सब अदालतों की तरफ देखते हैं। मैं आपको अदालतों का वाकया सुनाता हूँ। ये सिर्फ गरीब और अमीर का फर्क जो है इसको खत्म करें। मैं अक्सर कोर्ट में जब रिपोर्टिंग के लिए जाता हूँ तो तपती दोपहर में गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं, प्रिजन वैन, उसके अंदर 30-30, 40-40 मुजरिम जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। गर्मी से उनका बुरा हाल होता है, उनको बाहर नहीं निकालते। 4 घंटे बाद उनको बताया जाता है कि आज तो फलां साहब का केस आ गया था, आज फलां साहब का केस आ गया था, जो कल ही पेश किया गया है वो लगा हुआ है। 5-5 घंटे बाद बेचारे गर्मी से बुरा हाल 5-5 साल से जेलों में पड़े हुए, और उनको वापस ले जाते हैं कि आज तो आपकी बारी नहीं आ सकी। बिल्कुल ऐसे बड़े केसेस पड़े हैं। ऐसे भी केसेस जो हैं उनकी हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी है कि 2 भाई जो हैं उनको जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन तब किया गया जब उनको फांसी दी हुए 3-4 साल जो हैं वो हो चुके थे। इस तरह की चीज़ें भी हमने पढ़ी है। नसीम सिद्दीकी साहब, एक चीज़ जो है वो मैं ज़रा ये जानना चाहूँगी कि मिफ्ता इस्माइल साहब ऑपोजिशन में थे तो वो कहते थे कि जी हमारे मुताबिक तो पेट्रोल 75 रुपए का होना चाहिए। अब आए हैं तो कहते हैं कि जी 150 पर रखना भी इस हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल है, आलमी मार्केट जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है। अब वही वाली बातें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इमरान खान साहब कहते थे कि जी इम्पोर्टेड है ये महंगाई, ये बाहर से आ रही है महंगाई कोरोना की वजह से, और अब जो रशिया और यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से महंगाई की वो है। तो अब भी आकर उनका ये कहना है कि जी 150 पर रखना भी बड़ा मुश्किल हो गया है, और फिर 2-3 समरियां जो हैं वो मुस्तरद कर दी वज़ीर आज़म ने कि हम नहीं बढ़ा सकते। ये कितना मुश्किल फैसला है इस हुकूमत के लिए, ये करना ही पड़ेगा, गैर मकबूल फैसला। ये मुश्किल फैसला था इमरान खान के लिए, उसने ये मुश्किल फैसला लिया और उसने कहा कि दूसरी तरफ से जो हमें बचत हो रही है, ये टैक्स कलेक्शन हो रही है, वहां से हम आवाम को सब्सिडी देंगे। ये उस वक्त झूठ बोलते थे कि 75 का पेट्रोल होना चाहिए। आलमी मार्केट में जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है, आजकल मैं वेकेशन पे इस वक्त लंदन में मौजूद हूँ और मैं तो हैरान रह गया हूँ। मैं 1 साल बाद यहाँ पे वापस आया हूँ, तो यहाँ पे जिस पेट्रोल की कीमतें हैं, या अगर आप किसी ग्रोसरी शॉप पे चले जाएं वहां पे खरीदारी तो डबल ट्रिपल प्राइसेस यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। तो यही बात पीटीआई की गवर्नमेंट और इमरान खान साहब कहते थे, ये उस वक्त नहीं मानते थे, ये उस वक्त लेटर को भी नहीं मानते थे, लेकिन जब ये हुकूमत में आए हैं इन्हें लेटर भी नजर आ गया, इनको महंगाई आलमी भी नजर आ गई, इन्हें कामयाब नौजवान प्रोग्राम भी नजर आ गया। बिल्कुल, उसकी तारीफ भी की आज। जी जी बिल्कुल। अपनी सियासत के लिए आवाम से ना झूठ बोला करें, आवाम के लिए कोई बेहतरी पैदा करें। बिल्कुल ऐसे है जी। ज़फ़र इलाली साहब, सर एक चीज़ जिसका मैं लाजमी बहस में लाना चाहूँगी वो ये कि हमने ये देखा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदा जो है वो अपनी आवाज़ उठाना जानता है, हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, वीडियो भी बना सकता है, आवाज़ भी उठा सकता है, रोका नहीं जा सकता किसी भी तरह से उसको। लेकिन हमारे कुछ कोलीग्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ठीक है हमारा जो नौजवान है वो सियासत से कनेक्ट तो है लेकिन लो इंटेलेक्ट है। तो सर जो सवाल उठा रहे हैं, जो एक बड़ी तादाद है हमारे मुल्क में नौजवानों की, उनको ये कह देना, इल इन्फॉर्म कह देना या ये कह देना कि लो इंटेलेक्ट है, आपको लगता है ये अभी तक आपने जो सोशल मीडिया पर देखा होगा ये लो इंटेलेक्ट ही आपको नजर आता है नौजवानों में? देखिए, चलिए आप ये कह रहे हैं ना, चलिए मान जाते हैं कि लो इंटेलेक्ट है, अनइंटेलिजेंट लोग हैं, इग्नोरेंट लोग हैं, भाई फिर भी ये कहते हैं कि तुम चोर हो। ये लोग जो इतने बेकार हैं, इग्नोरेंट हैं, ये भी कहते हैं कि तुम चोर हो और लूटने के लिए आए हो, तो व्हाट मोर डू यू वांट? तो मान जाओ फिर, अगर वो भी कहते हैं। नंबर 1। दूसरी बात देखिए, मैं आपको बताता हूं जल्दी से इस गवर्नमेंट का एम क्या है। ये गवर्नमेंट का कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है पाकिस्तान को चलाना। दे डोंट हैव अ मेजॉरिटी, और ये मेजॉरिटी जो इनके पास है ये लोटा मेजॉरिटी है और इलीगल हो सकता है। तो बेहतर ये होता कि जल्द से जल्द ये केयरटेकर सेटअप और इलेक्शंस, मगर ये नहीं करना चाहते हैं। क्यों? 2 वजह। नंबर 1, वो चाहते हैं कि जितना एविडेंस इनके पास इनके खिलाफ है वो डिस्ट्रॉय करें।
18 दफे आग लग गई है बिल्डिंग अथॉरिटी को, और पता नहीं 20 दफे आग लग गई है कन्वीनियंटली और जगह। तो पहले एविडेंस को खत्म करो, एविडेंस खत्म करके फिर वर्डिक्ट लाओ, ओवरटर्न द वर्डिक्ट, कहो नो ये जो बलोच के केसेस हैं 18 में 61 केसेस हैं, सोफा 17 में ही हैज बीन फाउंड इनोसेंट। क्या हम इतने अनपढ़ हैं कि हम समझ नहीं आ रही हमें कि ये हो क्या रहा है? और दूसरी बात, ये चाहते हैं कि कोई इलेक्शन ना हो, कोई इलेक्शन लॉ चेंज ना हो जिसमें ईवीएम्स और फॉरेन और एक्सपैट पाकिस्तानीज को वोट मिले जो पाकिस्तानीज बाहर हैं। इसलिए उनको पता है कि अगर ये दो चीजें हो जाएं, एक करप्शन कम हो जाएगा, रिगिंग कम हो जाएगा, और दूसरी बात यह है कि 3 मिलियन वोट ज्यादा मिलेंगे पीटीआई को। ये है वजह, और कोई वजह नहीं है, खामखा पूछना बेकार है। सही, बहुत शुक्रिया जी हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया नाज़रीन, अगले हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।